Bismillahirrahmanirrahim. This is our fourth and last lecture on the multi-dosing kinetics, which is chapter 9 of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 7th edition of Leon Sharjel. So in this last lecture, we are going to discuss multiple oral dose regimen in and its pharmacokinetics. Means oral जो इससे पहले हमने IV infusion पे बात की थी, IV bolus, multiple IV dose, मल्टीपल आईवी इन्फ्यूजन, अब मल्टीपल ओरल डोज पर बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग एक्यूमुलेट इन द बॉडी ड्यूरिंग रिपीटेटिव और रिपीटेड डोजिंग इज असेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग थेराप्यूटिक आउटकम. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम रिपीटेटिव डोजेस देते हैं तो बॉडी में जो है वो ड्रग एक्यूमुलेट भी हो सकती है, जो कि थेराप्यूटिक आउटकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. मल्टीपल ओरल डोज रेजिमेन फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न. मल्टीपल ओरल डोज रेजिमेन जो होगा उसके लिए भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न डिटरमिन किया जाए बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स, सो अलाउइंग क्लिनिशियंस टू कैलकुलेट प्रिसाइज ड्रग कंसंट्रेशन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ताकि क्लिनिशियंस डिटरमिन कर सके कि मल्टीपल ओरल डोज में किस डोज के बाद कितनी कंसंट्रेशन मैक्सिमम जाएगी और किस डोज के बाद कितनी कंसंट्रेशन मिनिमम जाएगी उस ड्रग की, ताकि वो थेरेप्यूटिक रेंज के दरमियान में रहे और किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी ना हो. द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्यूरिंग एन ओरल मल्टीपल डोज रेजिमेन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स. अगेन हम मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जब हम ओरल मल्टी डोज रेजिमेन चला रहे होंगे किसी पेशेंट में, जिसमें हम वी विल अकाउंट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों शामिल है. These calculation assume a one compartment model. Initially हम assume करते हैं कि one compartment model है with a constant doses administered at regular interval. Constant doses या like for example constant, जैसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम 500 मिलीग्राम एवरी 12 आवर, तो डोज भी कांस्टेंट हो गई और रेगुलर इंटरवल यानी हर फिक्स इंटरवल हर 12 घंटे के बाद. ए फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर इन द बॉडी ओवर टाइम, तो फिर हम एक फ्रेमवर्क मैथमेटिकल मॉडल के जरिए डिटरमिन कर लेंगे कि ड्रग का बिहेवियर बॉडी के अंदर उस वक्त क्या होगा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फंडामेंटल इक्वेशन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन. द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग मल्टीपल डोज थेरेपी डिपेंड ऑन सेवरल की वेरिएबल्स. यानी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी जब हम ओरल डोज दे रहे हैं एक फिक्स इंटरवल के साथ, वो मल्टीपल वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी और वो वेरिएबल ये सब यहाँ पर मौजूद है, जिसमें नंबर ऑफ डोजेस एन, ये हो गई एन, ठीक है, कौन सी डोज दे रहे हैं आप, फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, थर्ड डोज है, फोर्थ डोज है, फिफ्थ डोज है, सेवन डोज है, 10 डोज है. इसके अलावा डोजेज इंटरवल यानी टॉर इस पर डिपेंड कर रही होगी. ये द फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब एफ पे डिपेंड कर रही होगी, एंड द टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी देर हुई यानी ये टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये टी. इसके अलावा this relationship is captured in fundamental equation that account for drug accumulation over successive doses. So key variables इसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए क्या है, जैसे हमने यहाँ बात की, n यानी नंबर ऑफ डोजेज एडमिनिस्टर्ड, टॉर यानी डोजिंग इंटरवल बिटवीन डोजेस, f यानी फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब, कितने % डोज एब्जॉर्ब हुई फ्रॉम GI ट्रैक्ट सपोज दैट, t इज द टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग दिए हुए कितना टाइम हो गया, k इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एज वेल एज Ka यानी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट उस ड्रग का क्या है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है. दीज इक्वेशंस एनेबल प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशंस अलाउइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑप्टिमाइज डोजिंग शेड्यूल. तो ये इक्वेशन हमें ये बताएगी कि ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये सहूलत फराहम की जाए कि वो डोजिंग शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करे ताकि मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट आए विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट और मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटी. तो ये इक्वेशन दरअसल है कि किसकी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमिन करने की उस सिचुएशन में जब हम ओरल डोज दे रहे होंगे और मल्टीपल ओरल डोजेस दे रहे हैं, जिसमें क्या है एफ के ए डी नॉट अपॉन वी डी के माइनस के 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस एन के टॉर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के ए टॉर एक्सपोनेंट माइनस के ए टी माइनस 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस एन के टॉर 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के
टॉर एक्सपोनेंट माइनस के टी, ये के ए टॉर के साथ है और ये के टी के साथ है, यानी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के साथ है और ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के साथ है, ठीक है। और इधर भी एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। इसके पीछे प्लस की साइन इसलिए है क्योंकि ड्रग एब्जॉर्ब हो रही होती है तो ब्लड कंसंट्रेशन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसके पीछे प्लस की साइन है। और इधर माइनस की साइन इसलिए है क्योंकि ये जो है एलिमिनेशन जो होती है ड्रग की कंसंट्रेशन को कम कर रही होती है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पर माइनस की साइन है। नाउ मीन प्लाज्मा लेवल एट स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट अचीव होगा यानी मल्टीपल डोजेस के बाद, द मीन प्लाज्मा लेवल एट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जिसको हम सी एवरेज भी कह सकते हैं, represents the average drug concentration maintained in bloodstream when the rate of drug administration equal to the rate of drug elimination। यानी ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या एवरेज कंसंट्रेशन वो होगी जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ डोज के बाद अचीव होगी। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट टाइम, यानी जो कि चौथी पांचवी डोज के बाद अचीव होगी। उस वक्त ड्रग की कंसंट्रेशन एवरेज लेवल को अटेन कर लेगी, अचीव कर लेगी, या एवरेज या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हो जाएगी। उस वक्त बॉडी में ड्रग का जो इन होगा और आउट होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जब इन और आउट बराबर हो गया, इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट थ्रू आउट डोजिंग इंटरवल। ये जो इक्विलिब्रियम है जब कंसंट्रेशन एवरेज अचीव हो जाएगी, ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कंसंट्रेशन पर थेराप्यूटिक इफेक्ट कंसिस्टेंटली आता रहेगा without having any toxicity. The calculation of average concentration follow a similar methodology to that used for repeated intravenous injection। तो जो इक्वेशन यूज़ की जाएगी, कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल इसी मेथड से कैलकुलेट की जाएगी इसमें भी, जैसा हम आईवी इंजेक्शन के जो मल्टीपल डोजेस रिपीट कर रहे थे उसमें अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर फॉर इंट्रावेनस डेटा, an alternative approach uses for the area under the curve and dosing interval at steady state। तो अब दो मेथड हैं हम इसको जिसके ज़रिए एवरेज कंसंट्रेशन जो है वो अप्लाई डिटरमिन कर सकते हैं। एक ये वाली इक्वेशन है विच इज़ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन एंड AUC मेथड एंड इट्स क्लिनिकल एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन यूजेस बायो अवेलेबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स, ठीक है, जिसमें ये F इज़ द बायो अवेलेबिलिटी। AUC मेथड अल्टरनेट अप्रोच यूजिंग एरिया अंडर द कर्व कंसंट्रेशन टाइम, ये हो गया एरिया अंडर द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या है, एवरेज कंसंट्रेशन मुझे मालूम करनी है, तो फ्रैक्शन ऑफ डोज एब्जॉर्ब्ड इनटू द डोज गिवन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, एलिमिनेशन इनटू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इनटू डोजिंग इंटरवल। तो इससे मुझे उस ड्रग की एवरेज कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, उस ड्रग का हम जो हमने कर्व बनाया है उसका एरिया अंडर द कर्व डिटरमिन कर लिया, ठीक है, उसको उसके टॉर से डिवाइड कर दिया यानी डोजिंग इंटरवल से, तो इससे भी एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है एवरेज की, ये इंश्योर करेगी कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक लेवल थ्रू आउट ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बात की थी कि ये जो एवरेज कंसंट्रेशन है ये इसको जानना हमें ज़रूरी है टू फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन होगी ये जो होगी वो MTC और MEC के दरमियान में होगी। नाउ स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन, एट स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन रीच ए प्रिडिक्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एलिमिनेटेड ड्रग ड्यूरिंग ईच डोजिंग इंटरवल। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट वो कंसंट्रेशन होगी जिसमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है जिसमें अमाउंट जो ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर हो रही है वो और जो एलिमिनेट हो रही है वो इक्वल हो जाएंगे बिटवीन द डोजिंग इंटरवल। दिस अकर व्हेन द नंबर ऑफ डोजेस एंड अप्रोचेस द इन्फिनिटी। इसी वजह से हम यहाँ पर ये सी एवरेज इन्फिनिटी की बात कर रहे थे और इससे पहले भी ये इन्फिनिटी की हम बात कर रहे थे। सो causing certain exponential term in the equation approaches to zero and simplifying the mathematical model significantly। तो उसमें से mathematical model ज़रा signify हो जाएगा। The steady state equation provide a streamlined method for calculating drug concentration without needing for account for accumulation phase। क्योंकि steady state पे drug in और drug out बराबर हो गया है तो अब कोई बॉडी में किसी किस्म की डोज की या ड्रग की accumulation नहीं हो रही है।
This simplification is particularly valuable in clinical practice where maintaining consistent therapeutic level is the primary goal of long term medication regimen. And this equation, ये वाली जो इक्वेशन है, अब ये सिंप्लीफाई होकर किस में कन्वर्ट हो गई, एट इनफाइनाइट पॉइंट जब ड्रग इन और ड्रग आउट बराबर हो जाएंगे तो सी पी इज इक्वल टू वही एफ डी नॉट इंटू के ए या के ए इंटू एफ इंटू डी नॉट डिवाइडेड बाई वी डी के ए माइनस के. यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया. ठीक है, 1 इसलिए रह गया कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर हो गई, ये इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 के बराबर हो गई. 1 माइनस 0 1 रह जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये 0 1 माइनस 0 1, इधर भी यही होगा. 1 माइनस 0 1 रह जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों जगह पे 1 आ गया, बाकी ये वैल्यू वही वाली है. ठीक है, ओके. तो ये वैल्यूज जो है वो, अच्छा इस लेवल पे क्योंकि एट द इनफाइनाइट टाइम पर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एलिमिनेशन बढ़ जाएगी, तो इसके साथ प्लस की साइन आ गई और ये एब्जॉर्प्शन के साथ माइनस की साइन आ गई क्योंकि इस वक्त एब्जॉर्प्शन कम हो गई है. ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे. ओके, तो ये हमने ये इसको शिफ्ट कर दिया. हालांकि ये पहले ये इधर थी वैल्यू, यानी ये के ए की वैल्यू में प्लस था और के की वैल्यू में माइनस है, लेकिन अब ये के जो है प्लस में है, ये माइनस में है क्योंकि इस वक्त एलिमिनेशन बढ़ा हुआ है और एब्जॉर्प्शन उस वक्त तक इनफाइनाइट टाइम तक कम हो चुकी है. नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसंट्रेशन. ड्यूरिंग मल्टीपल डोजेस therapy, plasma drug concentration fluctuate between maximum concentration and minimum value within each dosing interval at steady state. जो जब आप डोजेस दे रहे हैं तो उसके दरमियान ड्रग की कंसंट्रेशन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान फ्लक्चुएट करती है. ठीक है, these peak and trough concentration are critical parameter for ensuring therapeutic efficacy while avoiding toxicity. ये भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि उस ड्रग की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी जा रही है और मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन या पीक कंसंट्रेशन जो हो वो उतनी जाए कि वो एमटीसी से नीचे रहे, क्योंकि एमटीसी को अगर क्रॉस कर जाएगी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो फिर टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी. और इसी तरह से मिनिमम कंसंट्रेशन हो गई या ट्रफ कंसंट्रेशन, वो एमईसी से नीचे नहीं आनी चाहिए. अगर वो एमईसी से नीचे आ रही है तो उस वक्त कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट ड्रग का नहीं होगा, यानी ड्रग का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, इसलिए वो एमईसी से नीचे नहीं जानी चाहिए. इसलिए इसकी भी अंडरस्टैंडिंग और इसकी कैलकुलेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट टाइम occurred shortly after drug administration and representing the highest plasma drug level achieved during the dosing interval. तो ये हमें बताएगी इनफाइनाइट टाइम पे कि मल्टीपल डोजिंग के बाद हाईएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन कितनी अचीव होती है. इसी तरह से मिनिमम की बात करें, मिनिमम कंसंट्रेशन सी मिनिमम एट इनफाइनाइट टाइम अकर जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज, यानी ये मिनिमम कंसंट्रेशन वो होगी जो नेक्स्ट डोज से बिल्कुल पहले होगी, यानी अगली डोज देने का टाइम आ गया तो उस वक्त कितनी कंसंट्रेशन है वो मिनिमम डोज कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि जो आपने अगली डोज दे दी उसके बाद तो लाजिम बात है वो एब्जॉर्ब होगी तो दोबारा कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी. सो रिप्रेजेंटिंग द लोएस्ट प्लाज्मा लेवल ड्यूरिंग द डोजिंग इंटरवल. सो द टाइम एट विच मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन which is Tmax occur following a single oral dose differ from the peak time following multiple doses. वो जो टाइम होगा सिंगल पहली डोज देने के बाद जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी उसको हम Tmax कहेंगे, लेकिन मल्टीपल डोजेस के बाद जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आएगी उसको हम टी पीक यानी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है. तो Tmax और टी पीक में यही फ़र्क है. अभी आगे उसकी इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी. ठीक है, तो अगर एक ही डोज के बाद, फर्स्ट डोज के बाद आप मालूम करना चाहते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी देर में ड्रग की अचीव हो रही है तो Tmax वाला फार्मूला लगाएंगे. और अगर मुझे मल्टीपल डोजेस के बाद मालूम करना है, यानी 3-4 डोज 5 डोज के बाद मुझे मालूम करना है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी देर में अचीव हो रही है ड्रग की, तो टी पीक का फार्मूला लगाएंगे. तो दोनों फार्मूलों में थोड़ा सा फ़र्क है. These timing differences are captured in scientific equation that account for absorption and elimination rate constant. अच्छा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, अच्छा अगर मुझे ये मालूम करनी है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन आफ्टर मल्टीपल डोजेस कितनी होगी तो ये फार्मूला लगाऊंगा. पहली डोज के बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी जाएगी तो मेरे पास ये फार्मूला है. ठीक है, और अगर टी पीक यहाँ पे रख दूँ इस इक्वेशन में, यानी पहले मैंने निकाल लिया टाइम फॉर पीक कंसंट्रेशन, एफ डाला डी नॉट वी डी 1/1 माइनस के टॉर लिखा,
यहाँ पे टाइम रखा पीक का, तो ये मुझे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आफ्टर मल्टीपल डोजेज मिल जाएगी। मिनिमम कंसंट्रेशन कैसे मिलेगी, के ए की वैल्यू रखी, एफ डी नॉट वी डी के माइनस के 1/1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर एक्सपोनेंट माइनस के टॉर रखा। तो इसके बाद से मुझे मल्टीपल डोजेस के बाद मिनिमम कंसंट्रेशन यानी ये मालूम हो जाएगी। नाउ यहाँ पर है टाइम फॉर पीक मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर पीक कंसंट्रेशन। The timing of peak plasma concentration is critical pharmacokinetic parameter that influences the dosing schedule and therapeutic outcome। तो ये TP जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम डोजिंग शेड्यूल भी डिसाइड करेंगे और थेरेप्यूटिक आउटकम इम्पॉर्टेंट होगा। फॉर सिंगल ओरल डोज टी मैक्स डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ये हम पहले भी मालूम कर चुके हैं। टी मैक्स इज इक्वल टू ln के ए अपॉन के डिवाइडेड के ए माइनस के, या अगर लॉग लगा रहे हैं तो 2.3 अपॉन के ए माइनस के लॉग के ए अपॉन के। ठीक है, तो जो यानी पहली सिंगल डोज की बात कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगी सिंगल डोज में। वाइल मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट रिक्वायर एडजस्टमेंट फॉर अकाउंटिंग फॉर ड्रग एक्यूमुलेशन, तो फिर हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे टी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए माइनस के एल एन, यानी यहाँ तक तो ये वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर के ए 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर अपॉन के 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के ए टॉर, तो इससे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम होगी। सो सिंगल डोज पीक टाइम फॉलोइंग ए सिंगल ओरल डोज, द टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी टी मैक्स इज डिपेंड अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ रेशो बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, लॉग ऑफ के एंड के इस पे डिपेंड कर रहा है। जबकि मल्टीपल में विद रिपीटेड डोजिंग द पीक टाइम कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट डोजिंग इंटरवल फॉर अकाउंट ऑफ ड्रग एलिकुलेशन रिजल्टिंग इन मॉडिफाइड इक्वेशन, यानी इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन जिसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन के हिसाब से, तो ये फिर मेरे पास इक्वेशन में ये मॉडिफाइड इक्वेशन अप्लाई होगी आफ्टर मल्टीपल डोजेस कैलकुलेशन। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल डोजेस के बाद पीक कंसंट्रेशन चाहिए तो ये इक्वेशन लगाऊंगा, पहली डोज के बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए या पीक कंसंट्रेशन तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी। नाउ क्लिनिकल एग्जाम्पल, टेट्रासाइक्लिन डोजिंग। A comprehensive clinical example demonstrates the practical application of multiple dose pharmacokinetic equation. An adult male patient 46 years old 81 kg, ठीक है, पेशेंट टेट्रासाइक्लिन दी जा रही है 46 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को, वेट है उसका 81 kg। डोज कितनी दी जा रही है, 250 मिलीग्राम ऑफ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ओरली एवरी 8 आवर, तो ये डी नॉट हो गया 250 मिलीग्राम, एवरी 8 आवर ये टॉर हो गया, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्ते तक दी गई। की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इंक्लूड 75% बायो अवेलेबिलिटी, तो एफ इज इक्वल टू 75% और फ्रैक्शन में हो गया ये 0.75। एंड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.5 लीटर पर केजी, तो ये 1.5 लीटर पर केजी है, तो 1.5 इंटू 81 करेंगे तो टोटल वीडी निकल कर आ जाएगा। एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज 10 आवर, तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ यानी टी हाफ से मैं के मालूम कर लूँगा। एंड एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ऑफ दिस ड्रग इज 0.9 पर आवर। तो अब देखें इस इक्वेशन के लिए मेरे पास जो है वो जो पैरामीटर है के ए वो भी गिवन है, एफ 0.75 ये गिवन है, डी नॉट 250 ये भी गिवन है, वी डी 10 लीटर है, के ए गिवन है, के टी हाफ से निकाल लूँगा मैं। ठीक है, तो सारे वेरिएबल मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो अच्छा अब मालूम क्या करना है, सी मैक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। ठीक है, तो सी मैक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इससे पहले के और के से टी मैक्स मालूम कर लूँगा। टी मैक्स मालूम कर लूँगा तो फिर मैं यहाँ पर सी मैक्स यहाँ पर टी मैक्स लिखूँगा और एक इक्वेशन में एफ की वैल्यू डाली यानी 0.75 250 वी डी 10 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के की वैल्यू टॉर की वैल्यू और यहाँ टी मैक्स की वैल्यू डाली होगी, इससे मैं सी मैक्स निकाल लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास सी मैक्स निकाल के आ जाएगा। सी मिन आफ्टर द फर्स्ट डोज, उसके लिए मैं ये इक्वेशन निकाल लूँगा, इससे सी मिन आफ्टर द फर्स्ट डोज। ठीक है, फिर सी पी एट 4 आवर आफ्टर द 7th डोज, सी पी 4 आवर आफ्टर द 7th डोज मीन्स फाइंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट। इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूँगा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये इसमें क्या करूँगा मैं, नहीं ये वाली इक्वेशन नहीं बल्कि ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूँगा, क्योंकि एन की जगह मुझे जो 4th डोज है ना, तो यहाँ एन की जगह 4th डोज लिखाना पड़ेगा और टी जो है वो उतने आवर, कितने आवर के बाद पूछ रहा है वो,
4 आवर, तो टी की जगह 4 आवर लिखना होगा, ठीक है, टी की जगह 4 आवर लिखना होगा। एन जो है वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है, और एन जो होगा 7 डोज आ जाएगा, ठीक है। एन की जगह 7th लिखेंगे और टी की जगह 4 लिखेंगे वो लास्ट वाले में, ठीक है। मैं दोबारा चला जाता हूँ उस इक्वेशन पे। ये एन की जगह 7th डोज के 4 घंटे के बाद ये एन की जगह 7 लिखा और ये टी की जगह 4 आवर लिखा। बाकी वैल्यू वही जो डेटा में गिवन है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा सी मैक्स एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूंगा। पहले मैं टीपी मालूम करूंगा, ठीक है, फिर इस टीपी को यहाँ पर लिख दूंगा, तो मुझे सी मैक्स एट आफ्टर मल्टीपल डोजेज यानी इनफाइनाइट टाइम ये पता चल जाएगा, ठीक है। सी मिन एट स्टेडी स्टेट, वो ये दोनों फर्स्ट डोज वाला और ये दोनों सेम होंगे। सी एवरेज एट स्टेडी स्टेट, उसके लिए मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ये, ठीक है, सी पी एवरेज एट स्टेडी स्टेट, ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये सारी इक्वेशंस जो है वो अप्लाई करूंगा और ये यहाँ पर अप्लाई भी हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अप्लाई हुई है, ये देखें, कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट डोज कंसंट्रेशन, टी मैक्स पहले निकाली, ठीक है, वही उस इक्वेशन से फर्स्ट डोज की 3.07 आ रही है, फिर इसमें सी मैक्स लिख दी, ये 3.707 लगाई तो सी मैक्स निकल कर आ गई। सी मिन के लिए यही वो सी मिन की इक्वेशन लगाई और ये मैंने निकाल दी। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन आफ्टर द फर्स्ट डोज C max occur at T max, which is calculated to be 3.07 for the tetracycline regimen. Substituting this value into the single oral dose equation, C max 1.28, ये 1.28 माइक्रोग्राम पर ml आ गई, या माइक्रोग्राम पर ml के हैं या मिलीग्राम पर लीटर के हैं, बात एक ही है। This initial peak concentration provide the baseline for understanding drug accumulation over subsequent doses. इसी तरीके से the minimum concentration after the first dose occur just before administration of the next dose at t 8 hour using the same pharmacokinetic equation where t is equal to 8 hour. C min is calculated to be 0.95 milligram per liter या microgram per ml. This trough concentration represents the lowest drug concentration level before the second dose, यानी वो before the second dose जो lowest concentration है वो ये achieve होगी, ठीक है। इसके बाद आइए the plasma concentration at 4 hour after the 7 dose, तो यही वही यहाँ पे वही ये एन की जगह 7 रखा और टी की जगह 4 लिखा, तो ये बाकी वैल्यू एज इट इज़, एफ की वैल्यू, डोज, ये हो गया मेरे पास के ए, ठीक है, ये हो गया वी डी, ये हो गया के ए, ये के हो गया, ये के ए हो गया, ठीक है, फिर ये के हो गया, ये हो गया 4 आवर टी, इस तरह से यहाँ पर भी ये वैल्यू लिखी, तो ये 2.86 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट 4 आवर आफ्टर द 7 डोजेज कैलकुलेटेड यूजिंग द मल्टीपल डोजेज इक्वेशन, एन की जगह 7 लिखा, टी की जगह 4 लिखा, टॉर की जगह 8 लिखा, yielding CP 2.86 microgram per ml. This demonstrate drug accumulation as concentration repeated with repeated dosage, ठीक है। Now at steady state the peak TP is calculated to be 2.05, तो ये इक्वेशन लगाई हमने, ठीक है, वैल्यूज रखी TP 2.05, मल्टीपल डोजेस के बाद पीक कंसंट्रेशन या मैक्सिमम कंसंट्रेशन को कितना टाइम लग रहा है, 2.05 आवर, तो ये निकाल के आ गई। स्लाइटली लेटर आफ्टर द फर्स्ट डोज द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सी मैक्स कितनी अचीव हो रही है पीक से, ये सी मैक्स यहाँ पे TP डाली है, तो ये 3.12, और सी मिन कितनी अचीव हो रही है 2.23, और सी एवरेज के लिए वही इक्वेशन एफ डी नॉट अपॉन वी डी के वी डी टॉर, ये वी डी ये के और ये टॉर रखा 2.76 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये इक्वेशंस जो है वही इक्वेशंस है जो हमने वहाँ पर पहले अप्लाई की हुई हैं। तो सी पी एवरेज भी निकल कर आ गया मेरे पास 2.76, रिप्रेजेंट द मीन थेराप्यूटिक लेवल मेंटेन थ्रू आउट डोजिंग इंटरवल। तो इसमें हम क्या मालूम कर रहे हैं, 7वीं डोज के 4 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन टेट्रासाइक्लिन की कितनी है, इतनी है। मल्टीपल डोजेस देने के बाद पीक कंसंट्रेशन कितनी अचीव हो रही है, तो पहले तो हमने उसका टाइम निकाल लिया, फिर इससे इस इक्वेशन से यहाँ 2.05 ये वैल्यू रख के, तो मल्टीपल डोजेस के बाद
मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अचीव हो रही है वो, ये सी मिन गलत लिखा है, सी मैक्स है 3.12 अचीव हो रही है। और सी मिन कितनी अचीव हो रही है, देखें ये यहाँ पे मैक्स लिखा है, ये सी मिन है। सी मिन मल्टीपल डोजेस के बाद कितनी अचीव हो रही है, 2.23 मिलीग्राम पर लीटर। और सी एवरेज आफ्टर मल्टीपल डोजेस कितनी अचीव हो रही है, 2.76 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। नाउ अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, लोडिंग डोज स्ट्रेटेजी। ये लोडिंग डोज क्या होती है। नाउ लोडिंग डोज आर एडमिनिस्टर्ड टू रैपिडली अचीव थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन and reducing the onset time required to reach the minimum effective concentration. लोडिंग डोज हम किसी ड्रग की इसलिए देते हैं कि उस ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन या एवरेज कंसंट्रेशन यानी ये जल्द से जल्द अचीव हो जाए। ठीक है, जल्द से जल्द इसलिए अचीव हो जाए ताकि उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स फ़ौरन आना शुरू हो जाए। ख़ास तौर से इमरजेंसी के पेशेंट में, यानी जैसे आईसीयू में पेशेंट आया है और हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रग के एब्जॉर्ब होने का और उसके स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के अचीव होने का वेट करेंगे तो फिर तो पता चला कि उस वक्त तक पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, फ़ौरन हमें रिस्पॉन्स चाहिए, उस ड्रग की लोडिंग डोज देंगे जो डेफिनेटली नॉर्मल डोज से ज़्यादा होगी। सिंस एक्स्ट्रा वेस्कुलर डोजेज रिक्वायर टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी अदर देन आईवी रूट जो भी डोज आप दे रहे होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस से ड्रग को गुजरना पड़ता है। सो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आर डिलेड अंटिल सफिशिएंट प्लाज्मा लेवल आर अचीव्ड। तो वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरने की वजह से उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होने में टाइम लग जाता है, यानी डिले आ जाता है। सो ए लोडिंग डोज और प्राइमिंग डोज एड्रेस दिस डिले। लिहाजा जब हम लोडिंग डोज देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है, डिले जो होता है, ये एड्रेस हो जाता है बाय इमीडिएटली इस्टेब्लिशिंग डिज़ायर कंसंट्रेशन, यानी जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए वो फ़ौरन के फ़ौरन अचीव हो जाती है, इक्वलेंट टू द एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये लोडिंग डोज देने का मकसद क्या है, ताकि जल्द से जल्द रैपिडली ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से और वो उतनी कंसंट्रेशन अचीव हो जाए फ़ौरन जितनी कि हमें चाहिए, ताकि थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स फ़ौरन के फ़ौरन अचीव हो। क्योंकि हम ये ऐसा क्लिनिकल केस है जिसमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन होने के डिले को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डोज देंगे तो उसके एब्जॉर्प्शन में डिले आ जाएगा और वो अपने टाइम से स्टेडी स्टेट अचीव होगी, तो फिर उसमें ये होगा कि ड्रग का रिस्पॉन्स देर से आएगा और उस वक्त तक हो सकता है पेशेंट एक्सपायर हो जाए। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टेडी स्टेट डिपेंड प्राइमरीली ऑन द ड्रग एलिमिनेशन हाफ लाइफ। ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी ड्रग के स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए जो, यानी जो ये स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो उसके एलिमिनेशन हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है। अप्रॉक्सीमेटली 3.32 हाफ लाइफ चाहिए होते हैं ड्रग की 90% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए। अच्छा, 4.32 हाफ लाइफ चाहिए होते हैं 95% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए, और 6.65 हाफ लाइफ चाहिए होते हैं 99% स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए। तो आप सोच लें, अगर आप 6.65 इंटू टी हाफ करें तो उसका, अगर उसका ड्रग की हाफ लाइफ 10 आवर है तो उसको 66 घंटे लगेंगे स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, 66 आवर लगेंगे जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए। 66 आवर का मतलब क्या हुआ, 66 आवर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको 24 आवर से डिवाइड करूं तो 2.75 डेज़ लगेंगे, यानी तकरीबन 2.25 दिन लगेंगे। तो अगर 2.25 दिन के बाद उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो रही है तो पता चला उस वक्त तक तो पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो हम तो वेट नहीं कर सकते इतना। इसलिए लोडिंग डोज कैन बी एडमिनिस्टर एज ए बोलस इंजेक्शन और शॉर्ट टर्म इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के ज़रिए, ताकि फ़ौरन ये स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए। ठीक है, तो लोडिंग डोज हम क्यों दे रहे हैं, इमीडिएट अचीवमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक लेवल, और मेंटेनेंस डोज किस लिए दे रहे हैं इसके बाद फिर हम, ताकि उस थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें, सस्टेन रखें। ठीक है, स्टेडी स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बिटवीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन, यानी ड्रग इन और ड्रग आउट बराबर हो जाए। सो फॉर ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली रिलेटिव टू एलिमिनेशन, यानी वो ड्रग जिनकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है कंपेयर टू एलिमिनेशन, यानी के ए इज़ ग्रेटर देन के, और वो ड्रग रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। द लोडिंग डोज यानी डी एल का मतलब है लोडिंग डोज, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्पेसिफिक इक्वेशन। व्हेन एब्जॉर्प्शन इज एक्सट्रीमली रैपिड, यानी जब एब्जॉर्प्शन यानी के ए इज़ ग्रेटर देन के, सच एज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन या आईवी इन्फ्यूजन में, क्योंकि सारी की सारी ड्रग तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में चली जाती है। द इक्वेशन सिंप्लीफाई सिग्निफिकेंटली।
The loading dose should be approximate the amount of drug in the body at steady state and with the dose ratio equal to loading dose divided by the maintenance dose. तो loading dose कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DL इज इक्वल टू ये डी नॉट यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होकर डी नॉट 1 जा डी नॉट, तो 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। इस इक्वेशन से भी लोडिंग डोज कैलकुलेट की जा सकती है। और अगर ये उस केस में अगर आप ओरल डोज दे के लोडिंग डोज कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आप आईवी डोज में लोडिंग डोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डी नॉट इधर आ जाएगा, डी एल इज इक्वल टू डी नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। ये डी नॉट क्या है, मेंटेनेंस डोज है, यानी जो उस पेशेंट की रेगुलर डोज है। जैसे अभी हम 250 मिलीग्राम टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे थे तो वो यहाँ पे आ जाएगी और उसका के की वैल्यू लिखी, टॉर की वैल्यू लिखी, तो लोडिंग डोज मेरे पास निकल के आ जाएगी। डोज रेशो क्या होता है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का रेशो, ठीक है। तो ये डी नॉट जो है मेंटेनेंस डोज है और ये डी एल जो है वो लोडिंग डोज है। तो इस तरह से हम लोडिंग डोज यानी डी नॉट को यहाँ पे लाके ये ओरल के केस में लोडिंग डोज क्या होगी उसकी डोज मालूम कर सकते हैं और ये आईवी के केस में लोडिंग डोज क्या होगी, ये डी नॉट इधर आ जाएगा। तो इस केस में हम डी नॉट यहाँ ले आएंगे, इसमें ये के ए का फैक्टर हट जाएगा क्योंकि ड्रग तो सारी की सारी आईवी के केस में बॉडी में चली जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन, इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा मेंटेनेंस डोज और ये के और टॉर को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आईवी जो हम रिपीटेटिव आईवी डोज दे रहे हैं उसके लिए लोडिंग डोज इस फार्मूले से निकालेंगे और अगर ओरल दे रहे हैं तो उसके लिए लोडिंग डोज इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके साथ ये हमारा लास्ट लेक्चर भी और चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।